हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार बोध इंस्टीट्यूट पर। तो आज का जो अपना टॉपिक है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में पूरी कहानी समझेंगे 16 महाजनपदों की। इसके अंतर्गत हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अंततः जो मगध महाजनपद रह जाता है, उसके पहले का पूरा राजनीतिक इतिहास क्या रहता है। इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इनकी कहानी को भी आज इनके राजनीतिक इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों राजनीतिक इतिहास समझेंगे? क्योंकि अगर आप यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखोगे तो ज्यादातर जो ट्रेंड रहा है पूछने का, इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, वहीं यूपीएससी के प्रश्नों का ट्रेंड देखोगे तो अलग है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? तो हमें यहाँ पर जो स्टेट पीसीएस का ट्रेंड है उसके हिसाब से समझने की कोशिश करनी होगी और वो सारे फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर तैयार कर लेंगे। ठीक है, एक देखो उसके पहले शर्त है भाई, यहाँ पर पढ़ने से पहले बहुत सारी कहानियां भी शुरू होंगी, लेकिन वहां रेफरेंस आएगा पीछे का। जैसे बौद्ध पीरियड और जैन पीरियड हम लोगों ने कर लिया है। जब हम लोगों ने देखा कि जो 600 बीसी अर्थात जो 6वीं सदी की शताब्दी ईसा पूर्व की जो बौद्धिक क्रांतियां हुई हैं, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखा, वो पढ़ लिया है अच्छे से। इसके पूर्व में वैदिक काल जब पढ़ा था तो वहां पर ऋग वैदिक काल और लेटर वैदिक काल पढ़ा हुआ था। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी चीजें जब पढ़कर आओगे ना, तो जब रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ से तो कनेक्ट करने में इजिली आपके लिए रहेगा बहुत। वो तो उसको पहले कंप्लीट कर लेना। प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है और फिर शुरू करना महाजनपद काल। तो महाजनपद जो नाम है इससे ही परिचित हो चुके हैं पीछे। कैसे? याद करो, जब हम लोग ऋग वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे तो वहां पर जन थे। जन का मतलब क्या होता था? कबीला। ध्यान आ रहा है? वहां पर इकाई बताई थी कि सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? फैमिली हुआ करती थी, कुल, है ना। इसके ऊपर फिर भैया ग्राम हुआ करते थे, फिर ग्राम के समूह को विश कहा जाता था और विश के ऊपर हुआ करते थे जन। स्ट्रक्चर याद है? अगर स्ट्रक्चर याद है भाई, ठीक है, तो इसका मतलब बढ़िया रिवीजन चल रहा है। अब यही जन जब ऋग्वैदिक पीरियड से आगे लेटर वैदिक पीरियड में बढ़ेंगे तो फिर यही जन मिलकर के क्या बन जाते हैं? जनपद बन जाते हैं। इसका भी एक उदाहरण दिया था, बहुत अच्छे से समझाया था, याद है? कौन सा? बोले एक भरत कबीला था, एक पुरु कबीला था। 10 राग युद्ध ध्यान है कि नहीं? 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। बोले हाँ भैया याद है। तो इन 10 राजाओं के युद्ध में भरत कबीला और पुरु कबीला ये दोनों मिलकर के क्या बोले? बोले कुरु, है ना, कुरु जनपद बना लिए थे। ध्यान आया? तो बोले ऐसे ही जन मिलकर के जनपद बना लेते हैं। तो इसी तरीके से आपके जो जनपद हैं, ये जनपद जब इनका विस्तार होगा, धीरे धीरे करके जनपद अपना विस्तार करेंगे तो ये जनपद क्या होंगे? महाजनपद में बदल जाएंगे। तो बेसिकली ऐसे संपूर्ण भारत में अभी मैप पर देखेंगे तो मैप वैसे भी ग्रुप पर एक शेयर कर दिया गया है, तो उसके माध्यम से समझो। यहाँ पर वही आपके पूरे भारत में, आपके मोस्टली उत्तर भारत में ही जो जनपद का विस्तार होगा, बड़े बड़े जनपद जो निकल कर आएंगे वो रहेंगे 16। कितने? बोले वो 16 महाजनपद हमें दिखाई देंगे और इन्हीं 16 महाजनपदों के विषय के संदर्भ में हमें पूरी कहानी पढ़नी है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलो भैया, दूसरी चीज है कि यह महाजनपद का काल जो है सेकंड अर्बनाइजेशन का काल भी बोला जाता है। और ये किसने बोला था? इतिहासकार हुए गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड की पुस्तक है द अर्बन रिवोल्यूशन। इस चीज को ध्यान रखना, गार्डन चाइल्ड की पुस्तक है द अर्बन रिवोल्यूशन। तो द अर्बन रिवोल्यूशन में उन्होंने बताया है कि जैसे हड़प्पा, जब हड़प्पा सभ्यता पड़ी थी तो वहां पर पहला नगरीकरण पढ़ा था हम लोगों ने कि कितना प्लान्ड तरीके से अर्बनाइजेशन दिखाई देता है, वैसा ही दूसरा जो अर्बनाइजेशन है वो पीरियड दिखाई देगा महाजनपद काल के पास में। क्यों भैया दिखाई देगा? उसका भी समझो कि आखिर ये उदय क्यों हुआ। बेसिकली आपसे रीजन पूछा जाएगा तो ध्यान करो। लेटर वैदिक पीरियड में बताया था कि लोहे से परिचित हो चुके थे तो लोहे के औजार वगैरह बनाने लगे थे, तो भैया औजार के माध्यम से ये युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे तो विस्तार होगा, साथ ही इसी लोहे के औजार से ये हल बना लेंगे, हल बनाएंगे तो खेती करेंगे, जब खेती करेंगे तो जमीन क्या होगी? उपजाऊ हो जाएगी, उपजाऊ होगी तो भैया सरप्लस में होने लगेगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सरप्लस में हुआ नहीं कि ये लोग क्या करेंगे? कृषि से व्यवसाय की ओर जाएंगे, व्यवसाय से जाने का मतलब ये नगरों का विकास शुरू हो जाना, और यही प्रक्रिया कहलाती है अर्बनाइजेशन। कनेक्ट हुई चीजें कि नहीं हुई? इसीलिए बोला है भाई, पीछे का कंप्लीट रहेगा तो बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगी, है ना। जितने फैक्ट है ना वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएंगे और याद होते चले जाएंगे। देखो सेकंड जो अर्बनाइजेशन का पीरियड है वो महाजनपद का काल कैसे बना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल कैसे बना, इस तरीके से ही गार्डन चाइल्ड ने व्याख्या की अपनी पुस्तक द अर्बन रिवोल्यूशन में। ठीक है, चलो भाई यहां तक की कहानी क्लियर हुई। अब बात करते हैं, जब 16 महाजनपद थे तो इन 16 महाजनपदों में से एक फैक्ट पूछा जाता है कि अंततः कौन से 4 महाजनपद थे जो मजबूत रह जाते हैं, दिखाई देते हैं। देखो 16 में से जब आप देखोगे कि 6वीं शताब्दी जब आएगी तो आते आते 4 शक्तिशाली महाजनपद दिखाई देंगे। कौन कौन से? मगध, अवंती, कौशल और वत्स। ठीक है, इसकी भी कहानी यह है कि मगध क्या करेगा भैया?
मगध कौशल से विजित हो जाएगा और अवंती जो है वत्स को पराजित कर देगा। तो कुल मिलाकर आखिरी में, इतिहास के आखिरी में, जब मगध महाजनपद का उदय हो रहा होगा, उसके पहले तक दो ही थे जिनका युद्ध 100 सालों तक चलता रहा, मगध और अवंती महाजनपद का। खाली सुनते चलना कहानी, अभी मैप पर पूरा देखेंगे तो और मजा आएगा। तो भैया दो ही महाजनपद आखिरी में बचते हैं, मगध और अवंती, जो एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे और कड़ी टक्कर देंगे एकदम, ठीक है। पूरा जो मगध पीरियड हर एक वंश चलेगा वहां तक दोनों एक दूसरे को टक्कर देते रहेंगे। बाकी सब पर तो मगध यहां पर कब्जा कर लेगा, लेकिन अवंती के साथ टकराएगा। क्यों टकराएगा? क्योंकि जब मगध की लोकेशन देखोगे अभी, तो मगध की लोकेशन भी पर्याप्त तरीके से उसको बढ़िया लोहा मिल जाता है, ठीक है, वहां पर रिसोर्सेस थे, उसको वहां की राजधानी जो थी उसको सुरक्षा मिली हुई थी प्राकृतिक रूप से। सेम यही अवंती के साथ था, अवंती के पास भी बढ़िया रिसोर्सेस थे एकदम। तो इसीलिए दोनों, मगध और अवंती, दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। ठीक समझ में आया यहाँ पर? तो भैया ये प्रश्न भी यहाँ से बनाया जाता है इस तरीके का। अब बात करते हैं पहले 16 जो महाजनपद है ना, तो हम लोग जब शुरू करते हैं कोई भी घटनाक्रम, कोई भी, अगर हम लोगों ने हड़प्पा शुरू किया, ऋग्वैदिक शुरू किया, तो उसके सोर्सेस की सबसे पहले क्या बताया था? सोर्सेस बताओ भाई, है ना, क्या स्रोत हैं आपके पास इस काल को जानने के। तो ये आपका कौन सा काल शुरू हो रहा है? याद करो पहले दिन का लेक्चर, बताया था कि यहां से हिस्टोरिक पीरियड शुरू होगा, ऐतिहासिक काल शुरू होगा। बोले ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक का मतलब होता है जहां पर आपको साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों ही मिल जाएं। तो बोले यहाँ पर है क्या? बोले बिल्कुल है। सुनो कैसे हैं, देखो साहित्यिक रूप में यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो महाजनपद काल की जानकारी देते हैं, जो 16 महाजनपदों की जानकारी देते हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनना। 16 महाजनपद की जो जानकारी दे रहे हैं उसमें हमारा जो जैन एक साहित्य है जिसका नाम है भगवती सूत्र। अब भगवती सूत्र के रचनाकार कौन है? तो भैया सुधर्मा के बारे में पढ़ा था आपने? सुधर्मन के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान करो, जैन धर्म जब पढ़ाया था तो जैन धर्म में याद आ रहा है कि नहीं, दो ही व्यक्ति ऐसे थे, है ना, गणधर की स्थापना की थी उन्होंने, उसमें दो जैन मतानुयायी थे ऐसे जो महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। उसी में से एक थे जिन्होंने भगवती सूत्र की रचना की थी। क्लियर हुई बात एकदम? भैया ठीक है, यहीं से मिलता जुलता एक नाम है कल्पसूत्र, और इसी गणधर के अध्यक्ष आगे बने थे कौन? बोले भद्रबाहु। ध्यान आ रहा है भैया? तो भद्रबाहु ने रचना जो की थी वह थी कल्पसूत्र। और ये कौन सी है? बोले ये है भगवती सूत्र। पूरा रिवाइज कराएंगे भैया, है ना, पूरा रिवाइज कराएंगे, काहे कि पूरा अभी कल ही पढ़े हो यार, जैन धर्म और बौद्ध धर्म अभी पढ़े हो, और अभी पढ़कर अगर ये स्किप हो गया दिमाग से, इसका मतलब रिवीजन नहीं चल रहा है बढ़िया से। अगर रिवीजन चल रहा होता तो सारी चीजें याद आती। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं भैया, एक तो ये जैन साहित्य है, पहला लिटरेचर क्लियर हुआ, कौन? भगवती सूत्र। दूसरा है भाई अंगुत्तर निकाय। ये कहां पर पढ़े थे? जब बौद्ध साहित्य पढ़ा था तो वहां पर सुत्त पिटक पढ़े थे, याद है? तो सुत्त पिटक में क्या था? भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन था। लेकिन इसी सुत्त पिटक के 5 निकाय थे। उन 5 निकायों में कौन सा? खुद्दक निकाय था, अंगुत्तर निकाय था, थे 5 निकाय। बोले 5 निकायों में ही अंगुत्तर निकाय था, और ये अंगुत्तर निकाय जानकारी देता है 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है, तो ये बौद्ध साहित्य हो गया, ये जैन साहित्य हो गया जो 16 महाजनपद की जानकारी दे रहा है। इसके अलावा एक और बौद्ध साहित्य है महावस्तु। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न जो बनाया गया है भगवती सूत्र से बना है जो जैन साहित्य है, और अंगुत्तर निकाय से बना है जो बौद्ध साहित्य है। ध्यान रखना, अब ना अंगुत्तर निकाय आपके लिए नया होना चाहिए, ना भगवती सूत्र। पीछे जैन धर्म बौद्ध धर्म इसीलिए बहुत अच्छे से इसके साहित्य को भी पढ़ाया, क्योंकि आगे भी कनेक्ट होगा ये। अब देखो यहाँ पर 16 महाजनपद से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो अगर नहीं पढ़े होते तो एकदम नया रहता आपके लिए, लेकिन अब नया नहीं है, समझे? और उसके अलावा देखो, कोई आपका फॉरेन लिटरेचर भी है क्या? विदेशी साहित्य भी तो होता है। बोले एक विदेशी साहित्य पूछा गया है, बुद्धिस्ट इंडिया, रिच डेविड्स की पुस्तक है बुद्धिस्ट इंडिया। यहां पर भी आपको 16 महाजनपदों की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, क्लियर? तो ये भैया लिटरेचर हो गया जिसके माध्यम से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। एक यहाँ फैक्ट पूछेगा, फंसाएगा कैसे? पाणिनि के बारे में तो जानते ही होगे। बोले हाँ, अभी पाणिनि जब नंद वंश पढ़ेंगे ना तो वहां पता चलेगा हम लोगों को कि यही पाणिनि भैया जो है व्याकरण के जानकार, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, तो ये पाणिनि भैया जो है महापदम नंद, जो नंद वंश के संस्थापक हैं, वो महापदम नंद के मित्र हैं। तो इन्होंने भी महाजनपदों की जानकारी दी है। लेकिन इन्होंने पता है कितने महाजनपद बताए? इन्होंने बताया कि भैया 16 नहीं थे, 22 महाजनपद थे। ठीक, तो याद रखना, ऐसे ही अनोखे तथ्य अगर आपको कहीं पर मिल जाए अलग हटके, तो वो एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में आपको 22 महाजनपदों की चर्चा की गई है। क्लियर एकदम? पाणिनि ने कितने बताए हैं? 22 महाजनपद बताए हैं। आगे बढ़ा जाए भाई, ये हो गए साहित्यिक स्रोत। अब बोले ये आपने बोला है कि हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक काल है, तो पुरातात्विक स्रोत भी होने चाहिए। बिल्कुल है। देखो पहला तो है मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, मतलब काले जो आपके
काले मतलब उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड जिनको बोलते हैं। तो बोले ये जो काले मिट्टी के बर्तन है, ये इस काल के पीरियड के बारे में बताते हैं, ठीक है। इस काल के पीरियड के बारे में आपको चर्चा यहाँ से मिल जाती है। ये इसके पुरातात्विक साक्ष्य हैं। दूसरा साक्ष्य क्या है? बोले अभी तक पीछे हमने देखा कि हर जगह पर क्या था? बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन जैसे ही महाजनपद काल आएगा तो यहाँ पर भैया मुद्रा आ जाएगी, और मुद्रा आएगी तो हमें महाजनपद काल में आहत सिक्के मिलते हैं। प्रश्न बनाया जाता है ये आहत सिक्के किस धातु के थे? तो ये आहत सिक्के जो है चांदी के रहते हैं। क्लियर एकदम? तो चलो भैया, ये आहत सिक्के आपको मिले चांदी के। दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिला? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, ठीक। तो दो आपको ये पुरातात्विक साक्ष्य याद रखने हैं जो महाजनपद काल के हैं। तो यहाँ अब क्लियर हुआ कि नहीं, जो शुरू में समझाया था कि जिस काल से हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिल जाएं तो वो कहलाता है ऐतिहासिक काल, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही आपका ऐतिहासिक काल शुरू होता है। सारी चीजें स्पष्ट एकदम। आगे बढ़ा जाए, आगे बात करेंगे तो पूछा जाएगा अथर्ववेद में कौन से दो महाजनपद है जिनकी जानकारी मिलती है? तो भैया जब मगध देखेंगे ना, जिसका विस्तार हो रहा है, इसके बगल में ही दिखाई देगा अंग। दो आपको महाजनपद दिखाई देंगे पास पास। तो मगध और अंग, इन दोनों महाजनपदों की चर्चा आपकी अथर्ववेद में है, ठीक है। फिर भाई, फिर नेक्स्ट है आपका एक प्रश्न यहां से बन जाता है इनकी लोकेशन को लेकर के, अर्थात उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, ठीक। तो इस तरीके से देखो आपसे प्रश्न बनाया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी है बस केवल एक चीज आप लोग याद रखना, ईस्ट में सबसे पूर्व में आपका अंग और बिहार पड़ेगा, अभी वही मगध और अंग जो अथर्ववेद में है केवल। और उत्तर पश्चिम में सबसे आपको कंबोज दिखाई देगा। दो आपको अभी हम लोग देखेंगे महाजनपद है जो उत्तर पश्चिम में मौजूद हैं, गांधार और कंबोज, ठीक है। तो कंबोज जो है सबसे उत्तर या उत्तर पश्चिम की दिशा में ही आपको इसकी लोकेशन मिलती है सही मायने में कंबोज की। और सबसे पश्चिम में आपको अवंती दिखेगा, ठीक है। अगर पश्चिम के डायरेक्शन के बेस पर ऐसे देखा जाएगा, ठीक है, लोकेशन वैसे इस तरीके से है इनकी, तो सबसे इधर पश्चिम साइड में आपको अवंती दिखाई देगा, और इधर आपको अंग दिखाई देगा, और इधर उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन ये जो बनेगी आपकी, ये कंबोज दिखेगी। और सबसे दक्षिण में आपका अस्मक है। अस्मक के बारे में एक प्रश्न और बनता है, जब हम लोगों ने भूगोल पढ़ा, सब कुछ यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक, सब कुछ जुड़ेगा। भूगोल में नर्मदा नदी पढ़ी थी, कहां से आ रही थी? अमरकंटक से आ रही थी। तो अमरकंटक इसीलिए कहा जाता है भैया बहुत इंटरलिंकिंग पढ़ाई है ये, है ना। अब जब यार तुम लोग सब सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तुम पढ़ा नहीं सकते हैं, समझ रहे हो बात को? तो बिल्कुल भाई पढ़ा सकते हैं, ठीक। सारे सब्जेक्ट पीछे पढ़ते हुए आएंगे तो इंटरलिंक करने में मजा भी आएगा, पढ़ाने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। तो वही मजा आएगा जब पीछे के करते हुए कंप्लीट करते हुए चलोगे, और आनंद आ रहा होगा जो बढ़िया रिवीजन करता हुआ चल रहा होगा। देखो अमरकंटक से पढ़े थे, नर्मदा नदी निकल रही थी, तो जितने 16 महाजनपद है ना, उसमें से 15 के 15 कहां दिखाई देंगे? 15 के 15 ऊपर उत्तर में दिखाई देते हैं। एक महाजनपद है, यहाँ पर एक गोदावरी नदी निकल रही थी, याद है? लो भैया, गोदावरी भी याद आ रही होगी भूगोल की। तो यही गोदावरी नदी के ही तट पर आपको दिखाई देगा जो महाजनपद है अस्मक, ठीक। अस्मक आपका यह गोदावरी नदी के तट पर दिखाई देगा, और इकलौता ऐसा महाजनपद है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है। बाकी सारे के सारे नर्मदा नदी के उत्तर में मौजूद हैं, ठीक है। चलो भाई, यहां से जैसे प्रश्न घुमाता है देख लिया। एक प्रश्न यहां से पूछता है कि 16 के 16 जो महाजनपद थे, इसमें तो राजतंत्रात्मक प्रणाली होगी ना, तब उस समय तो डेमोक्रेसी जैसी चीज थी नहीं ना, रिपब्लिक जैसी चीज थी। बोले हाँ ठीक है, लेकिन दो ऐसे महाजनपद थे। प्रश्न कैसे पूछता है? दो ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही है। अब ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था थोड़ी ऐसे थी, होता राजा वंशानुगत ही था, लेकिन उसका निर्वाचन होता था, ठीक है। तो बोले वहां पर कुछ हद तक गणतंत्रात्मक मूल्य दिखाई देते थे। तो वह गणतंत्रात्मक दो आपके कौन से महाजनपद हैं, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो आपके वज्जी और मल्ल दिखाई देंगे। हाँ, ये वज्जी ध्यान रखना। देखो ये मल्ल तो आप परिचित ही होंगे, जब हमने वहां पर कुशीनारा के बारे में पढ़ा हुआ था जैन धर्म में। और ये आपका वज्जी बौद्धा में पढ़े थे कि नहीं मल्ला के बारे में? बोले हाँ। और फिर वज्जी क्या है? देखो वज्जी की चर्चा आगे आएगी थी। ये जो महाजनपद है, यहीं पर एक गणराज्य आपको दिखाई देगा, लिच्छवी, ठीक है। ये लिच्छवी गणराज्य दिखाई देगा। तो इससे ये क्लियर हुआ कि भैया यहीं पर वज्जी की राजधानी जो वैशाली है, वैशाली में ही आपका लिच्छवी गणराज्य था। और ये लिच्छवी गणराज्य की चर्चा अभी आगे होगी। तो ये जो वज्जी और मल्ल, ये वज्जी और मल्ल दो ही थे ऐसे महाजनपद जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही है, ठीक। अभी थोड़ा थोड़ा बस चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको ये फैक्ट थोड़ा सा आसान लगे। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं कि अगला है भैया कि अस्मक, जो हमने देखा कि अस्मक भैया नर्मदा नदी के दक्षिण में है, और एक ही एकलौता है जो दक्षिण भारत का आपका महाजनपद है। बाकी सारे कहां के हैं? बाकी सारे के सारे उत्तर भारत के हैं। और ये अस्मक जो है आपका घोड़ों की अच्छी प्रजाति के लिए जाना जाता था, ठीक है। अस्मक आपका घोड़ों की अच्छी प्रजाति के लिए जाना जाता था। लोहे वगैरह की खान कहाँ रहेंगी? मगध में रहेंगी। अब यहाँ नेक्स्ट जैसे ये फैक्ट दिया हुआ है, ठीक, ध्यान से देखना कॉपी पर। क्या दिया हुआ है कि अवंती जो महाजनपद था, यहाँ पर राजा थे प्रद्योत साहब, ठीक है। अब इनको जब पीलिया होता है, जिसे पांडुरोग बोलते हैं, तो इसके उपचार के लिए मगध का राजा हुआ बिंबसार।
एक एक फैक्ट से क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये कहानी क्या है अभी हम लोग जब महाजनपद पढ़ेंगे, मगध महाजनपद करेंगे तो उसके साथ ये पूरी कहानी समझ में आएगी, सारे फैक्ट क्लियर होंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया अवंती जो महाजनपद था वहां के जो राजा थे प्रद्योत साहब, तो इनके पीलिया के उपचार के लिए बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य था जीवक, जिसको भेजा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी जानेंगे कि कैसे मगध और अवंती राजा बिंबिसार के समय मैत्रीपूर्ण संबंध रखे हुए थे। क्लियर है, क्योंकि भैया बराबर का टक्कर दे रहा था एकदम, तो मित्रता बनाकर ही रखना ठीक था मगध के एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो आगे एकदम तैयार भी होगा। थोड़ा सा आओ 16 के 16 महाजनपद देख लिए जाए, महाजनपद देख ली जाए, उनकी राजधानी देख ली जाए। यहाँ से भी प्रश्न बना देता है। ठीक, तो एक बार पहले पढ़ लेते हैं, एक बार पहले लिस्टिंग जो दी गई है उसको पढ़ते हैं, फिर आएंगे मैप पर देखेंगे, वहां से पूरी कहानी समझते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे मगध का विस्तार हुआ। क्लियर, चलो भाई आओ। सबसे पहले मगध, पहले महाजनपद कौन से देखने चाहिए? सबसे पहले देखो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम देना है तो 16 महाजनपद में से पहले पता होना चाहिए कितने महाजनपद यूपी में हैं। तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। कितने? 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। और ये 8 महाजनपद कौन कौन से हैं पहले आओ पढ़ लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं, प्रैक्टिकली मैप पर देखेंगे। ठीक, देखो सबसे पहला है आपको काशी दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब काशी की कैपिटल पूछेगा और नहीं बता पाए तो लानत है फिर। ठीक है, काशी किसको बोलते हैं? वाराणसी को बोलते हैं। तो कैपिटल भी आपकी क्या है? काशी की रहेगी, महाजनपद की बनारस रहेगी। दूसरा भैया कौशल दिखाई दे रहा होगा, बोले हाँ कौशल की क्या है कैपिटल? बोले कौशल की देखो 2 कैपिटल है आपकी। क्षेत्र आज के समय कौन सा है? फैजाबाद का जो क्षेत्र है। और जो इसकी कैपिटल है 2 है, पहली भैया है श्रावस्ती। हाँ भैया ये वही श्रावस्ती है जहां भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश देते थे, बहुत प्रिय नगरी है जो उनकी। ठीक है, तो बोले कौशल महाजनपद था, पहली राजधानी श्रावस्ती है और दूसरी कैपिटल कौन रहती थी? साकेत रहती थी। ठीक है, तो कौशल की हो गई 2 कैपिटल, पहली श्रावस्ती, दूसरी साकेत। तीसरी चीज एक और याद रखना, श्रावस्ती से जुड़ी हुई यही पर फैक्ट है कि जो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे, हाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे, इन्होंने ही श्रावस्ती की पहचान की थी। कब पहचान की थी? 1861 में। ठीक है, तो ये श्रावस्ती से जुड़ा हुआ तथ्य था। बाकी 2 महाजनपद देखे, काशी देख लिया, कौशल देख लिया। तीसरा भैया है मल्ल। अब ये मल्ल और वज्जी इस तरीके से क्यों किया है हाईलाइट, आप भी इसको रखना है एक साथ में। क्यों किया है भैया? ध्यान करो, मल्ल और वज्जी को बताया था कि यही 2 ऐसे मात्र महाजनपद हैं जो क्या है? बोले गणतंत्रात्मक जहां व्यवस्था है। ठीक है, समझ में आया। तो बोले आ जाओ भैया मल्ल, आज के समय जो देवरिया का क्षेत्र है वो, और इसकी 2 कैपिटल है आपकी, कौन सी? कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर और पावापुरी मल्लों की 2 राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पांचाल आते हैं। हाँ ये पांचाल वही वाला क्षेत्र है, समझ रहे हो ना पांचाल। हाँ भैया, तो ये पांचाल जो है आपका कहां पर है इस समय? जो रुहेलखंड का क्षेत्र है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, यहीं पर आपको पांचाल महाजनपद दिखेगा। इसकी भी 2 कैपिटल हुआ करती थी, पहली कैपिटल थी अहिशत्र और दूसरी थी कामपिल्य। कौन कौन सी? अहिशत्र और कामपिल्य, इसकी 2 कैपिटल थी। फिर नेक्स्ट है भाई चेदी वंश। जो बुंदेलखंड क्षेत्र देखते हो, ये जितना बुंदेलखंड का एरिया है, ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था, यहीं पर जो महाजनपद था इसका नाम था चेदी महाजनपद। ठीक है, और इस चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती, इसको सुक्तमती, सौथीमती, ठीक है ये बोल देते हैं, लेकिन आप याद रखना कि चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती और इसका क्षेत्र था बुंदेलखंड का क्षेत्र। कुरु पर आते हैं, और कुरु की चर्चा हुई थी, भारत और पुरु मिलकर कुरु बनाए थे। कुरु की कैपिटल हस्तिनापुर देखे थे ना, तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल थी। आज के समय जो मेरठ क्षेत्र है ना, यहीं पर आपका कुरु महाजनपद की मौजूदगी थी। फिर सूरसेन वाला, बोले आज के समय जो मथुरा देख रहे हो ना, बोले हाँ मथुरा वाला क्षेत्र ही था शूरसेन महाजनपद का, इसीलिए शूरसेन की कैपिटल भी क्या दिखाई देती है? मथुरा दिखाई देती है। पहले सुन लो, मैप में भी अभी सब दिखाई देंगे आराम से। ठीक, और फिर लास्ट है वत्स। तो वत्स महाजनपद का क्षेत्र ये इलाहाबाद वाला है और इसीलिए जो कैपिटल है कौशाम्बी है। क्लियर, तो बोले यहीं पर देखो कौशाम्बी, आपको पता ही होगा कौशाम्बी म्यूजियम बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो बोले वत्स जो महाजनपद था इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। ये 8 हो गए उत्तर प्रदेश के, ये 8 आपके कहां के हैं? बोले ये 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश के महाजनपद हैं। अब और देखते हैं, थोड़ा बिहार के समझ लेते हैं। तो बिहार में देखो एक तो मगध तो है ही, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इसकी प्रारंभिक कैपिटल कौन थी? राजगिरी थी। फिर आगे इसकी पाटलिपुत्र होती है, बीच में वैशाली भी बनेगी। ठीक है, तो ऐसे कैपिटल बदलती हैं, लेकिन प्रारंभिक कैपिटल याद रखना है कौन सी थी? बोले राजगृह थी। ठीक है, और भैया उसके बगल में ही अंग है ना, बोले हाँ अंग जो है ये इसकी कैपिटल क्या थी? चंपा थी। क्लियर, चंपा को अगर महाभारत और पुराणों में अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अंग की कैपिटल चंपा है, इसको महाभारत और पुराण में क्या कहा जाता है? तो मालिनी, हाँ हेमा मालिनी वाला जो मालिनी है ना, तो मालिनी बोला जाता है।
चंपा और मालिनी देखो दोनों फीमेल नाम है तो याद भी रहेंगे दोनों, ठीक है। और चंपा को ही कहा बोलते हैं, महाभारत और पुराणों में मालिनी कहा जाता है। क्लियर। किसकी कैपिटल है? अंग की। तो अभी बिहार के देखिए मगध और अंग, और इन दोनों मगध और अंग की चर्चा क्यों की, सर्किल क्यों बनाया हुआ दोनों में सेम, क्योंकि याद करो पीछे बताया था कि अथर्ववेद में यही मगध और अंग, यही दोनों महाजनपद हैं जिनकी चर्चा मिलती है, ठीक है। फिर वज्जी, देखो वज्जी भी बिहार में है, इसकी कैपिटल क्या है? वैशाली। याद आ रहा है? वज्जी गणराज्य यहीं पर आपको अभी दिखाई देगा, लिच्छवी गणराज्य अभी कनेक्ट होगा यहाँ से, ठीक है। सुनते चलना ध्यान से। फिर भाई अवंती, जो मगध को टक्कर दे रहा था, अवंती महाजनपद, आज के समय जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा का पठार पढ़े हो, भूगोल याद आ रहा है कि नहीं? तो बोले वही मालवा का क्षेत्र है, वहीं पर था भैया अवंती महाजनपद। और अवंती की भी दो कैपिटल थी उस समय, एक कैपिटल उज्जैन हुआ करती थी और दूसरी माहिष्मति हुआ करती थी, ठीक है। तो अवंती की कौन सी दो कैपिटल थी? उज्जैन और माहिष्मति, ठीक। नेक्स्ट है भाई मत्स्य। मत्स्य कहां पर है? जो अलवर और जयपुर वाला जो क्षेत्र है, यहां पर महाजनपद था मत्स्य, इसकी कैपिटल थी विराटनगर। आ जाओ भैया दक्षिण भारत का देखते हैं। दक्षिण भारत का जो महाजनपद है जिसका नाम है अस्मक, और ये गोदावरी नदी के तट पर है, और पोतन इसकी राजधानी है। पोटली, पोटन, ठीक है, ये इसकी कैपिटल थी। क्लियर है एकदम। कोई पोटली बोलता है, कोई पोटन बोलता है, ये अस्मक की राजधानी है और दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद है। फिर भैया कंबोज और गंधार, ये देखो दोनों बताए थे कि कंबोज और गंधार जो है ना, ये उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में जो पीओके वाला क्षेत्र है, ठीक है, या इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको कंबोज और गांधार दिखाई देंगे। तो कंबोज और गांधार, जिसमें कंबोज की कैपिटल है हाटक या राजपुर। कंबोज की कैपिटल क्या है? हाटक कहो या राजपुर कहो। और गांधार की कैपिटल क्या थी? तक्षशिला थी। हाँ, ये तक्षशिला वही विश्वविद्यालय की बात है, वही तक्षशिला है जहां से आपके चाणक्य निकल कर आएंगे और कैसे उत्तर भारत में एंट्री करेंगे मौर्य साम्राज्य के माध्यम से, ठीक है। तो ये वही तक्षशिला है, किसकी कैपिटल थी? गांधार महाजनपद की कैपिटल थी। हो गए 16 के 16 एकदम देख लिए। आओ अब मैप पर देखने की बारी है, एक एक करके मैप पर देखते हैं। फिर देखो यहाँ से कहानी आगे की मगध साम्राज्य की शुरू होगी। हर एक वंश की कहानी भी यहीं से शुरू हो जाएगी जब महाजनपद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मगध को ही देख लो ना, क्योंकि आगे चल के मगध ही बचेगा। 16 के 16 एकदम एक्सपेंड कर जाएंगे, ठीक। यहाँ पर देखो ज्यादातर विस्तार कहाँ पर है? बोले उत्तर भारत में है। और ये जो नर्मदा नदी यहाँ पर दिखाई देगी, इसके सब उत्तर में है। एक ही दिख रहा होगा दक्षिण में, ये आपका अस्मक है, ठीक है, पोटली जिसकी राजधानी है। क्लियर। अब देखो मगध के ही बगल में बताया कौन सा है? बोले मगध के ही बगल में ये अंग दिख रहा है, ठीक। मगध के बगल में दिख रहा है अंग, बोले हाँ। और ये वज्जी दिख रहा है, बोले हाँ भैया वज्जी दिख रहा है, जिसकी कैपिटल वैशाली है। ऊपर ही देखो ये काशी है, मगध के ऊपर कौन सा है? काशी, जिसकी कैपिटल वाराणसी। और इसके ऊपर ही है ये मल्ल, ठीक है, इसके ऊपर मल्ल दिखा। और यहाँ पर ऊपर आपको कौशल दिखा। समझ में आया? तो ये कौशल है भैया, ठीक। अब आगे इधर देखो पांचाल, ये पांचाल है, अहिछत्र और कांपिल्य जिसकी राजधानी है। फिर थोड़ा सा और बढ़े ऊपर तो कुरु दिख रहा है, जिसकी हस्तिनापुर कैपिटल है। ये सूरसेन मथुरा वाला दिखाई दिया, बोले हाँ। ये वत्स आपको कौशाम्बी वाला दिखाई दिया, बोले दिख गया भैया इलाहाबाद वाला। ये चेदी बुंदेलखंड वाला दिख रहा है, हाँ, शक्तिमती जिसकी कैपिटल थी। अवंती बहुत ताकतवर वाला, उज्जैन इसकी, ठीक है, माहिष्मती उज्जैन। ये मत्स्य दिख रहा है, बोले हाँ भैया मत्स्य दिख गया, राजस्थान जयपुर वाला, बोले हाँ, इसकी कैपिटल क्या थी? विराटनगर। नॉर्थ वेस्ट के दो थे, हाँ, कंबोज और गांधार दिख रहे हैं, बोले हाँ भैया ये दिख गए कंबोज और गांधार। दिखे सारे? पढ़ाने के बाद देखो मैप पर देखने में आसानी हुई। अब थोड़ा सा समझो कहानी, ठीक है। कहानी में क्या बताया था? बोले जो है आखिरी में, जैसे मगध है ये, बोले हाँ, ये कौशल दिख रहा है, बोले ठीक, ये वत्स दिख रहा होगा, ये अवंती दिख रहा था। बताया था इन चारों को देखना, सर्किल ध्यान से। बताया था कि ये चार जो रहेंगे आखिरी तक आते आते, ये चार आपके मजबूत महाजनपद दिखते हैं, बोले हाँ ठीक है। फिर इन चारों में भी जो अवंती है ये वत्स को पराजित करेगा, तो रह गया अवंती ताकतवर। मगध किसको पराजित करेगा? कौशल को, तो रह गया मगध, ठीक है। तो आखिरी में फिर अवंती और मगध भैया जो है क्या करने लगेंगे? मगध और अवंती टकराएंगे, फिर अवंती का अंततः विलय हो जाएगा मगध में, तो फिर मगध महाजनपद का उदय होगा। क्लियर। तो ये कहानी है पूरी। अब कैसे कहानी चलती है, कैसे मगध का उदय होता है, कैसे मगध जो एक्सपेंड करता है, विस्तार कैसे करता है पूरे उत्तर भारत में, ये समझने वाली बात है। यही तो राजनीतिक इतिहास है, इसी में तो मजा आएगा, ठीक है। तो 16 महाजनपद से परिचित हो गए, अब 16 महाजनपद के थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास को समझते हैं। क्लियर। तो समझो भाई, पहले मगध साम्राज्य की बात करेंगे। तो मगध साम्राज्य को अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाएगा तो 3 राजवंश प्रमुख रूप से दिखाई देंगे। आज देखो, आज मगध साम्राज्य देखना है। अब इन मगध साम्राज्यों के बाद जैसे कैसे हर्यक वंश से शिशुनाग वंश चलेगा और शिशुनाग वंश से नंद वंश चलेगा। अभी 16 महाजनपद हैं, अब 16 महाजनपदों में से मगध महाजनपद को मजबूत बनाना है, तो उसके लिए ये सारे वंश अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, चाहे आपका हर्यक हो, चाहे शिशुनाग हो, चाहे नंद हो। फिर इसके बाद में उदय होता है एक वंश मौर्य वंश का, और मौर्य वंश है अगला लेक्चर। लेकिन अभी ये आपके जो 4 क्लासेस हुई हैं, 4 लेक्चर हुए ना, इन 4 लेक्चर पर कल होगा आपका मिनी टेस्ट, तो उसको मिनी टेस्ट को अटेंड करना है आपको।
मजा आएगा पूरा टेस्ट देने में, ठीक है। आज का लेक्चर अच्छे से समझ लो पहले, ठीक। जैसे यहाँ पर समझते हैं कि अब मगध साम्राज्य है बेसिकली, अब इसका उदय हो रहा है, इसके लिए हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है और नंद वंश है। कहानी कहाँ से शुरू होगी? कहानी यहाँ पर हर्यक वंश से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ेगी, शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा। और हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? बोले हर्यक वंश को पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी राजा आएगा, उसका जो पुत्र होगा अपने पिता की हत्या कर देगा, फिर अगला राजा जो बनेगा उसका पुत्र उसकी हत्या कर देगा, मतलब अपने पिता की हत्या कर देगा। इस वजह से ये पितृहंता वंश भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो भैया मगध है साम्राज्य, इसकी कैपिटल क्या थी? प्रारंभिक जो कैपिटल थी वो राजगृह थी, आगे चल करके वो राजधानी पटना बनती है। लेकिन शुरुआत में आपकी कैपिटल क्या रहती है? शुरुआत में तो कैपिटल आपकी राजगृह रहती है। और राजगृह की अगर आप लोकेशन समझोगे, अगर राजगृह की आपको लोकेशन बताई जाए तो भैया पटना में देखोगे तो ये पहाड़ियों से घिरी हुई है, 5 पहाड़ियों से आपकी घिरी हुई है, साथ ही इसके चारों ओर नदियां भी हैं, तो बेहद सुरक्षित क्षेत्र है। और सुरक्षित क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर भैया लोहा वगैरह भी खूब भरपूर मात्रा में मिलता है, तो औजार भी यहाँ पर मजबूत रहते हैं। और लोहा है तो भैया कृषि के लिए भी आपका बहुत उपयुक्त हो जाता है ये। यहाँ पर दोआब का क्षेत्र भी है, गंगा दोआब का, ठीक है। तो बोले इसलिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र भी है और लौह अयस्क है खूब, है ना, लोहे के रिसोर्सेस के रूप में है, तो औजार भी बहुत मजबूत है। इसीलिए मगध एक्सपेंड कर रहा था और इसको प्रकृति ने सुरक्षा दे रखी है। समझ में आया कि ये भैया राजगृह जो राजधानी कैपिटल जो है कितना महत्व रखती है, और कैपिटल के पीछे भूगोल भी कितना महत्वपूर्ण होता है उसको कैपिटल बनाने के लिए, उसको एक महान वंश बनाने के लिए। क्लियर हुई बात एकदम? चलो भाई, अब आ जाओ हर्यक वंश पर बढ़ते हैं, कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। तो हर्यक वंश में बेसिकली 4 राजा हुए, कौन कौन? सबसे पहले आपको बिंबिसार दिखाई देगा, दूसरा भाई अजात शत्रु दिखाई देगा, तीसरा उदयन दिखाई देगा, ठीक है। इन्हीं का कंट्रीब्यूशन आपको दिखता है और यहीं से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपसे ली जाती है। कौन आता है सबसे पहले? सबसे पहले बिंबिसार दिखेगा, हर्यक वंश का जो संस्थापक रहा है। फिर आपको उसका पुत्र अजात शत्रु दिखेगा, फिर उदयन दिखेगा। अब देखो एक एक करके समझ में आएगा कि ये कैसे आपका जो हर्यक वंश है मगध का कैसे विस्तार कर रहा है, ठीक है। मगध के विस्तार में इन राजाओं की क्या भूमिका है, इसी से तो फैक्ट निकलते हैं, लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलना है, कहानी की तरह सारे तथ्य उसके साथ तैयार होते चले जाएंगे। अब जो नाग दशक रहेगा ना, ये बिल्कुल योग्य नहीं था, समझ लो, ठीक है। तो ये केवल अंतिम शासक के रूप में ही जाना जाएगा, इसीलिए इसका जो मंत्री होगा शिशुनाग, वो आगे एक अगला वंश ही स्थापित कर देगा, बोलेगा हटाओ, खत्म करो तुम्हारा हर्यक वंश, एक नया वंश बनाएंगे जिसे शिशुनाग वंश कहा जाएगा, ठीक। तो कहानी इन 3 की समझते हैं, कैसे इन्होंने मगध जो महाजनपद है इसको कैसे विस्तारित किया। पहले बिंबिसार की ही कहानी समझ लिया है, ठीक है। आ जाओ, बिंबिसार जी कहाँ बैठे थे? बोले यहाँ मगध में बैठे हुए थे। उस समय ये पाटलिपुत्र नहीं हुआ करती थी राजधानी, क्या हुआ करती थी? बोले राजगृह कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। अब बिंबिसार के बारे में ये कहा जाता है, ठीक है, यहाँ सब कुछ मिलेगा कि ये त्रिसूत्री नीति अपनाते थे। त्रिसूत्री नीति क्या है? एक तो भैया इनकी पॉलिसी थी विवाह करो, ठीक, समझना ध्यान से। पहली पॉलिसी थी इनकी विवाह करो, दूसरी पॉलिसी भैया क्या रहती थी? युद्ध करके जीत लो अगर जो ना माने, और तीसरी पॉलिसी रहती थी मैत्रीपूर्ण, भैया जो बराबर की टक्कर दे रहा है ना उसके साथ मित्रता रखो, ठीक है, समझे। तो यहाँ पर अगर आप बिंबिसार की कूटनीति समझ गए तो मगध का एक्सपेंशन समझने में कठिनाई नहीं होगी। बोले कैसे एक्सपेंड किया? देखो समझो, देखो उस समय मगध ताकतवर था, बोले कौशल भी ताकतवर था, बराबर था, अवंती भी ताकतवर था। और इधर क्या किया जाएगा? बिंबिसार के द्वारा क्या किया जाएगा? बिंबिसार क्या करेगा? कौशल की जो राजकुमारी थी, कौशल की राजकुमारी के साथ विवाह कर लेगा, ठीक है। बोले चलो भाई, इधर कौशल की राजकुमारी के साथ विवाह करेगा, और यहीं पर वज्जी जो दिख रहा है ना, यहाँ पर लिच्छवी गणराज्य था ना, वैशाली में ही लिच्छवी गणराज्य था, तो लिच्छवी गणराज्य के साथ में शादी करेगा, ठीक है। लिच्छवी गणराज्य की जो राजकुमारी थी उनके साथ शादी करेगा, और वहीं से जो पुत्र पैदा होगा उन्हीं राजकुमारी से, उसी का नाम है अजात शत्रु। ध्यान से सुनते चलना, पूरी कहानी मजा आएगा। तो यहाँ पर भैया बिंबिसार की कूटनीति समझना, विवाह वाली, विवाह वाली में पहले तो कौशल से जब विवाह किया तो कौशल से उसको काशी प्राप्त हो गया, ठीक। तो समझो ये हो गया अपना इलाका ससुराल वाला। और इधर साइड में जब वैशाली से भैया उसने क्या किया? बोले वैशाली में लिच्छवी गणराज्य था, वहां की राजकुमारी से जब विवाह किया तो इधर वाला क्षेत्र भी अपना हो गया, भैया ससुराल की बात हो गई, ठीक है। तो इतना एरिया तो उसने ले लिया धीरे से, ठीक है। इतना एरिया कूटनीतिक केवल वैवाहिक संबंध स्थापित करके। पहला त्रिस्त्री जो पॉलिसी है ना उसकी पॉलिसी में विवाह वाला समझ में आया? चलो भाई, इतना हो गया क्लियर। अब ये जो वत्स था उस समय मजबूत था, कौशल, वत्स, मगध, अवंती, तो अवंती ने तो वत्स को पराजित ही कर दिया था, ठीक, अवंती वत्स को पराजित कर देगा। तो बोले इधर अभी तो
जो बिंबसार है कूटनीति समझो वैवाहिक वाली इधर ले लिया। दूसरी क्या थी? दूसरी थी युद्ध वाली। तो युद्ध वाली में ये दिख रहा है बगल में अंग, अंग महाजनपद दिखा, तो बिंबसार क्या करेगा, कहेगा आओ भैया तुम नहीं मानोगे, तो अंग के साथ युद्ध होगा और युद्ध करके पराजित कर देगा, क्योंकि इतना तो मजबूत था ही था और ये सब तो अपने ससुराल का मामला है, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो बोले ये सब ससुराल का मामला बना लिया और इधर अंग को पराजित कर दिया। तो इस तरीके से मगध का जो विस्तार किया, तो युद्ध और वैवाहिक स्थिति के आधार पर मगध देख लो भैया कहां तक विस्तार हो चुका है उसका, ठीक। तो अब बात करते हैं इधर अवंती को कैसे संभाला जाए, क्योंकि बराबर चैलेंज दे रहा था। तो अवंती के साथ में युद्ध नहीं लड़ेगा, अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएगा, क्योंकि अवंती में उस समय था प्रद्योत वंश। कौन सा था? प्रद्योत वंश। यहाँ के राजा कौन थे? पीछे पढ़ा ना, चंद्र प्रद्योत। तो चंद्र प्रद्योत होता क्या है, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो बीमार होंगे तो इनको पांडु रोग अर्थात पीलिया हो जाता है। अब पीलिया हो जाता है, लेकिन गजब का एक राजवैद्य था बिंबिसार के दरबार में, जिसका नाम था जीवक, ठीक है, जिसको इसका इलाज आता था। बोले इसका इलाज आता था तो यहीं पर मौका ढूंढेगा बिंबिसार और राजा और जीवक को बोले कहां भेज देगा, बोले अवंती राजा जो आपके चंद्र प्रद्योत थे इनके इलाज के लिए भेज देगा। इलाज के लिए भेजेगा जीवक को जो इनके राजवैद्य थे। तो जैसे ही जीवक को भेजा जाएगा वो राजा जो चंद्र प्रद्योग है वो ठीक हो जाएंगे। तो इससे क्या हो गया, मगध और अवंती हो गए भाई भाई, ठीक, मतलब दोस्ती हो गई। तो ये जो है तीसरी पॉलिसी है मैत्रीपूर्ण संबंध। तीन पॉलिसी कौन सी थी? पहली पॉलिसी थी विवाह करके भैया बढ़िया से ससुराल बना लो एकदम। दूसरी पॉलिसी थी युद्ध करके लपेट लो अगर नहीं माने। तीसरी थी जो बराबर का मजबूत रहे उसको मैत्रीपूर्ण संबंध रखो, ठीक, समझे। ये है कूटनीति और इसी कूटनीति में सारे तथ्य छुपे हुए हैं। आओ देखो कैसे मजा आएगा। देखो बिंबसार पर आए तो बिंबसार को हर्यक वंश का संस्थापक कहा गया, बेहद आसान चीज है। इसके दरबार में राजवैद्य जीवक था, कहानी पता है हमको। अब वैवाहिक संबंध, त्रिसूत्री जो पॉलिसी थी उसमें पहला था वैवाहिक संबंध। पहला विवाह किया उसने कौशल नरेश जो प्रसेनजीत की बहन है महाकोसला के साथ में, ठीक है। तो वहां से उसको कौशल महाजनपद से क्या मिल जाता है, काशी मिल जाता है, ठीक है। तो कौशल और काशी वाला क्षेत्र हो गया अपना, ठीक। उसके बाद जो मद्र देश था वहां की भी राजकुमारी थी क्षेमा, क्षेमा से भी विवाह करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण था जो वैशाली के पास लिच्छवीगढ़ राज्य था, वहां पर जो राजा चेटक हुए, चेटक की बहन चेलना, चेटक की बहन चेलना से जब विवाह करेगा तो यही चेलना से ही उत्पत्ति होती है संतान की, जो कहलाता है अजात शत्रु। क्लियर एकदम। तो बोले चलो ये वैवाहिक संबंध के आधार पर हमने देखा था कि कैसे बिंबिसार ने विस्तार किया मगध का। दूसरा, बोले दूसरा था मैत्रीपूर्ण संबंध, जिसमें अवंती और गांधार जैसे क्षेत्रों से उसने मित्रता बनाकर रखी, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वाले जो बहुत दूर के जो महाजनपद थे वो तो आपस में ही लड़ा करते थे, लेकिन यहाँ पर उसने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रखे हुए थे। तीसरा, बोले तीसरा एक अंग देखा था जहां पर युद्ध, जो अंग बगल में ही महाजनपद है, इस अंग को विजय की, इस पर युद्ध के माध्यम से इसको जीत लिया, ठीक है, और वहां पर अजात शत्रु को शासक बना दिया वहां का। क्लियर हो गई बात एकदम। तो ये तीनों पॉलिसी स्पष्ट हुई। मैप पर पहले समझा दिया, समझाने के बाद तो ये फैक्ट बिल्कुल आसान लगने लगे होंगे। फिर देखो एक प्रश्न, एक ट्रेंड रहता है यहाँ पर पूछने का खूब, क्या जो समझिएगा, जैसे मत्स्य पुराण में, जैन साहित्य में अलग अलग नामों से अलग अलग उपाधियां दी जाती हैं, अलग अलग नामों से यहाँ पर परिचित किया जाता है, संबोधित किया जाता है, तो वो पूछ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर जो बिंबसार हैं इन्हें मत्स्य पुराण में छत्रोजस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्रोजस। और जैन साहित्य में इन्हें श्रेणिक बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना। जैन साहित्य में इनको श्रेणिक बोला जाता है और मत्स्य पुराण में इन्हें क्या बोला जाता है? छत्रोजस बोला जाता है। तो दो चीजें याद रखनी है। अब भैया अजात शत्रु की तरह हत्या कर दी जाएगी, इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी बोला जाता है, हर्यक वंश को, ठीक हो गया। बिंबिसार के बारे में सारे तथ्य क्लियर एकदम। मजा आया कि नहीं? मजा आया तो फिर कमेंट कर दिया करो यार, एकदम मजा आया करे, है ना, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाया करे, ठीक है। तो लिख दिया करो भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलो फिर आगे आ जाओ भाई। अजात शत्रु, अब नेक्स्ट कौन हुआ? बोले पुत्र थे अजात शत्रु, जो अपने पिता की हत्या कर चुके थे, अब गद्दी पर बैठ चुका था। अजात शत्रु बहुत एग्रेसिव आदमी था, बहुत एग्रेसिव आदमी इतना था कि जो मैत्रीपूर्ण संबंध या यूं कहो जहां से वैवाहिक संबंध बनाकर रखे थे बिंबसार ने, जैसे बिंबसार ने, समझिए ये वज्जी था ना, वैशाली, वैशाली गणराज्य था, बोले हाँ, तो वैशाली गणराज्य में ही, सॉरी वैशाली गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य से उसकी माता थी ना माता, तो ननिहाल हुआ ना उसका। लेकिन उसने ननिहाल को भी नहीं छोड़ा, इतना एग्रेसिव आदमी था कि यहाँ पर भाई, वहां यहाँ पर वो लिच्छवी गणराज्य के साथ बेसिकली वज्जी को पराजित करेगा और वज्जी के साथ युद्ध लड़ेगा और वज्जी को अपने साम्राज्य में मिला लेगा, ठीक, समझना, कहानी समझना तो तथ्य क्लियर हो जाएंगे। इतना एग्रेसिव आदमी था ये जो अजात शत्रु था, ठीक है। और यहाँ पर कौशल के साथ भी जो है मतभेद हो गए थे। हालांकि कौशल की ही राजकुमारी के साथ विवाह तो किया था, लेकिन कौशल के साथ भी मतभेद थे। कौशल के साथ मतभेद हुए तो भैया कौशल और वज्जी जो है दोस्त दोस्त थे, है ना, मित्र मित्र थे, तो वज्जी के साथ भी मतभेद हुए, तो इन दोनों के साथ युद्ध में संलग्न होगा और दोनों को ही आपस में मिला लेगा, ठीक है। दोनों ही क्या होंगे? मगध के सक्रिय पार्ट बन जाएंगे। क्लियर हो गई एकदम बात। चलो भैया थोड़ा सा समझते हैं, अब बिंबसार के बारे में आ जाओ, सॉरी अजात शत्रु के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसकी देखते हैं उपनाम वगैरह। जैसे जैन साहित्य में इसको कुड़िक कहा गया है। क्या कहा गया है?
कुड़िक। और जैसे जब वज्जी वज्जी के बारे में देख रहे हैं हम लोग हैं कि जो वज्जी आपका महाजनपद है इसको कैसे मिलाया जाएगा, इसमें इसकी मदद करता है वत्सकार, ठीक है, वश्यकार भी लिखा होता है, वत्सकार लिखा होता है, अलग अलग नाम होते हैं। ये इसका मंत्री हुआ करता था, अजात शत्रु का मंत्री हुआ करता था। ये पहले कई सालों तक वहां पर रहता है और आंतरिक फूट डालता है। वज्जी महाजनपद में आंतरिक फूट डालेगा और फिर युद्ध के माध्यम से अजात शत्रु के द्वारा वहां पर विजय हासिल कर ली जाती है, ठीक है। और इसका पुत्र होगा उदयन, वो तो हत्या करेगा ही करेगा क्योंकि पितृ हत्या वंश है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि कौशल के साथ क्या हुआ। कौशल जो महाजनपद था इसमें प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा के साथ में विवाह करेगा और काशी को पुनः प्राप्त कर लेता है। क्लियर है एकदम बात, चलो ठीक है। अब अजात शत्रु के बारे में एक चर्चा पीछे हम लोग कर चुके हैं, कब, याद करो जरा, जब बौद्ध धर्म पढ़ा था तो बौद्ध धर्म में जब पहली बौद्ध संगीति पढ़ी थी तो पहली बौद्ध संगीत एक ही बताया था कौन शासक था, बोले पहली बौद्ध संगीत का शासक था अजात शत्रु। ये हमें बौद्ध साहित्य बताता है, ठीक है। तो पहली जो बौद्ध संगीत हुई उसका जो शासक था किसने कराई भैया, बोले जब आप समझिएगा कि भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है तो उसके बाद बौद्ध साहित्य को संकलन करने के संदर्भ में, ठीक है, यह जो है पहली बौद्ध संगीत कराई जाती है। अब जब भैया पहली बौद्ध संगीत हो कहाँ रही थी, बोले इसकी कैपिटल में हो रही थी। इसकी कैपिटल क्या थी, राजगृह थी। कनेक्ट करो, सारी चीजें कनेक्ट करोगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। इतिहास के जो तथ्य है ना जो खूब घुमा कर पूछे जाते हैं बेहद आसान है, ठीक। तो बोले वही राजगिरी है ना, वही राजगिरी जहाँ हो रही, तो ये कैपिटल ही तो है इसकी मगध की। तो यहीं पर यही अजात शत्रु शासक था ना जिसने पहली बौद्ध संगीत कराई थी, बोले हाँ। दूसरा कहीं कहीं पर लिखा है कि जैन मतानुयायी था, क्यों कहा जाता है, देखो समझो। पीछे बिंबसार पढ़े, बोले हाँ। बिंबसार ने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेतना, कौन थी भाई, चेलना थी, बोले हाँ। तो चेलना के साथ विवाह किया था और चेलना से ही पुत्र हुआ कौन, अजातशत्रु। अब उसकी जो माता थी, माता जो है जैन धर्म की अनुयायी थी, ठीक है। माता जैन धर्म की अनुयायी थी, उसी आधार पर जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य कहता है चूंकि माता क्या थी, जैन धर्म को मानती थी, इसीलिए उनका जो पुत्र अजातशत्रु रहेगा वो भी जैन मतानुयायी था, ठीक है। इसी आधार पर यह बोला जाता है जैन साहित्य के द्वारा कि वह जैन मतानुयायी था। और भैया पहली जो बौद्ध संगीत है वो भी किसने कराई, वो भी अजातशत्रु ने कराई। तो दोनों भैया समझ लेना, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में आपको लगेगा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं लेकिन दोनों ही सही हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जैसे दिया हुआ है कि इसके शासन काल में 8वें वर्ष में भगवान बुद्ध निर्वाण को प्राप्त करते हैं, महापरिनिर्वाण को। कैसे प्राप्त करते हैं समझो भाई। और ये क्वेश्चन बनाता कैसे, ठीक, आयोग क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि भगवान बुद्ध के समकालीन कौन कौन यहाँ पर शासक हुए, जो मगध साम्राज्य के कौन से शासक थे, भगवान बुद्ध के समकालीन थे। तो समकालीन में आपके बिंबसार भी आएंगे, ठीक है, बिंबसार आएंगे और अजातशत्रु आएंगे। तो अजातशत्रु जब 8 साल शासन कर लिया तो 8वें वर्ष जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब होती है, 483 ईसा पूर्व में, और उसी 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीत करा देता है वो, ठीक है। समझ में आया, तो ऐसे तो जुड़ ही रहा होगा ये, तो बस ये याद रखना है कि 8वें वर्ष की बात है ये, क्लियर। अब नेक्स्ट भैया जो वज्जी महाजनपद है ये तो अभी देख ही लिया, क्या देखे इसमें, बोले वज्जी महाजनपद में बेसिकली ये समझ लो वहां पर वैशाली था, वहीं लिच्छवी गणराज्य था, उस ननिहाल था उसका, लेकिन माना नहीं भैया, ठीक, बहुत एग्रेसिव आदमी था और वज्जी महाजनपद पर भी विजय प्राप्त की युद्ध के माध्यम से, क्लियर। लेकिन यहाँ पर युद्ध में एक प्रश्न बनता है कि वह कौन सा युद्ध था या किस महाजनपद पर विजय के दौरान उसने रथ मूसला और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। क्या होता है रथ मूसला और क्या होता है महाशिला कंटक, अभी याद आएगा आराम से। बाहुबली तो देखे होगे, भल्लाल देव को जानते हो कि नहीं जानते हो, नहीं जानते हो तो बाहुबली देखो यार। भल्लाल देव एक देखे हो कि एक पत्थर बहुत बड़ा पकड़ता है और घुमा के एकदम फेंकता है, एक बड़ा है ना पत्थर को क्या कहते हैं, शिला, और शिला बहुत बड़ा हो जाएगा तो महाशिला हो जाएगा, ठीक है। तो वही है आपका महाशिला कंटक जो घुमा के फेंक के मारा जाता है, याद है कि नहीं। तो बोले जो भल्लाल देव के पास में जो हथियार था, जो औजार था, वो था महाशिला कंटक, और भल्लाल देव के पास रथ मूसल भी था। रथ मूसल क्या होता है, जब वो रथ लेकर भागता है और उसके आगे देखे होगे पंखा जैसा लगा रहता है, कच 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 काटता चला जाता है लोगों को, तो वो है रथ मूसला, ठीक। तो यही रथ मूसला और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था, एक तरीके से नरसंहार किया था वज्जी महाजनपद में, किसने, अजातशत्रु ने, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक, ध्यान रखना अब इस चीज को। अब उसके बाद में भैया देखो, जब इतनी बुरी तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है कौशल के साथ भी और वज्जी के साथ भी, जो इसके मित्र हुआ करते थे, तो बगावत तो उठेगी, बगावत की बू आएगी। तो जो राजगिरी है ना, अपनी जो कैपिटल है, उस कैपिटल का को फोर्टिफाई कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा, सुरक्षा के लिए, है कि नहीं। हमला कहीं से भी हो सकता है, बोले हमला अचानक ना हो, इसके लिए राजगृह को सुदृढ़ तरीके से दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, बोले अच्छे से फोर्टिफाई कौन कराएगा, बोले सीधी सी बात है यही कराएगा गुस्सैल आदमी, तो बिंबसार के द्वारा ही कराया गया था सुरक्षा के लिए, क्लियर हो गई बात। बोले चलो भाई
सॉरी बिंबिसार बता दिया, अजातशत्रु के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, तो बोले देखो ये सारे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो ये सारे फैक्ट विद रीजन समझाए हैं, कारणों के साथ ये फैक्ट जब समझा दिए तो फिर ये फैक्ट आपको याद करने में कठिनाई नहीं आएगी, बहुत इजीली समझ में आएंगे। अगर कहानी समझ में आ रही है, चीजें कहानी की तरह अगर जा रही हैं, तथ्यात्मक जानकारी है, इतिहास के तथ्य भारी तब लगते हैं ना, बोझ तब लगते हैं जब उनकी कहानी नहीं पता होती। कहानी कहानी की तरह मजे मजे में सारे तथ्य पढ़ते चले जाओगे तो ना तथ्य आपको बोर करेंगे और ना इतिहास आपको बोर करेगा। ठीक है, और नहीं बोर कर रहा हो तो बताओ फिर। उसके बाद भैया इनके पुत्र हुए उदयन। उदयन ने हत्या कर दी अपने पिताजी की। ठीक, ये तो एक तरीके से भैया वो चली आ रही थी, टेंडेंसी चली आ रही थी। ठीक है, बोले फॉलो करेंगे उसी चीज को हम भी, तो ये पिता की हत्या करेंगे। और इनके बारे में पूछा जाता है भाई पाटिलपुत्र की स्थापना किसने की। देखो आज के समय जो पटना दिखता है ना, तो इस पाटिलपुत्र की स्थापना ही उदयन के द्वारा की गई थी। और राजधानी जो राजगृह थी ना, राजगृह से बदल करके राजधानी कर दी गई पाटलिपुत्र। ठीक है, प्रश्न बनता है कौन सा हर्यक वंश का शासक था जिसने राजधानी राजगृह से बदलकर पटना कर दी थी। और ये जब पटना राजधानी की गई थी, और पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुरा भी कहा जाता था, मतलब फूलों की नगरी। ठीक है, तो बोले कुसुमपुरा भी कहा जाता था पाटलिपुत्र को। और ये राजधानी परिवर्तित की थी किसने? उदयन ने। और ये जो पाटलिपुत्र है ये गंगा और सोन नदी के संगम पर है, ध्यान रखना भैया। ठीक है, गंगा में कई सारी सहायक नदियां आ रही हैं, गंगा और गंडक बोल देगा, गंगा घाघरा कुछ भी बोल सकता है, वहां ऑप्शन में रहेगा। क्या लगाना है आपको? गंगा व सोन नदी के संगम पर कौन? बोले पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। और यही पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा आगे कैपिटल बना दी जाती है। उदयन का उपनाम था श्रेणिक। ठीक है, तो याद रखना है उदयन का उपनाम क्या था? श्रेणिक था। और जैन धर्मावलंबी था। हो गया भाई, हर्यक वंश की कहानी क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। आगे बढ़ा जाए, चलो भैया अब आते हैं। अभी तक मगध देखो पूरा विलय कर चुका है, अच्छे से सक्रिय रूप से विलय कर लिया गया है। पहले मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ में दोस्त बनाकर रखा गया बिंबिसार के द्वारा, फिर अजातशत्रु ने सीधा प्रत्यक्ष युद्ध करके सबको मिला लिया। अभी लेकिन एक है, एक वंश है अवंती। ठीक है, वही है टक्कर दे रहा है तगड़ी। तो अवंती ना आगे शिशुनाग वंश में आएगा अभी। तो शिशुनाग वंश क्या है? बोले जब शिशुनाग वंश तो भैया हर्यक वंश में मंत्री हुआ करता था, लेकिन चूंकि आपने देखा कि जो इसका अंतिम शासक था, ठीक है, कौन? नागदशक। जो नागदशक था, अंतिम शासक था, इसका ही मंत्री हुआ करता था शिशुनाग। अब इसको हटाएगा और फिर नए वंश की नींव डाल देगा जिसका नाम है शिशुनाग। अब इस शिशुनाग वंश से आपको दो शासकों के बारे में पढ़ना है प्रमुख रूप से, एक शिशुनाग एक कालाशोक, दोनों से प्रश्न बनता है, बस इन्हीं को अच्छे से देख लेना। ठीक है, जैसे पहले जब शिशुनाग आएंगे तो संस्थापक तो रहे ही रहे, इन्होंने क्या किया? कैपिटल चेंज कर दी। इन्होंने कैपिटल जो है पटना से, चूंकि पाटलिपुत्र हुआ करती थी कैपिटल, अब पाटलिपुत्र से इन्होंने राजधानी वैशाली को बना दिया। ठीक है, हाँ ये वैशाली वही है। ठीक है, जहां पर अजातशत्रु ने क्या किया था? अजातशत्रु ने जहां युद्ध वगैरह के माध्यम से संबंध खराब कर लिए थे। अब यहाँ पर जब शिशुनाग आएगा तो शिशुनाग कहेगा भाई यहाँ पर बगावत हो सकती है, इसलिए हमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी राजधानी। अब पाटलिपुत्र से कहां ले जाएंगे? वैशाली को ही बना देंगे। ठीक है, तो वैशाली पर बेसिकली इसने इस संदर्भ में बनाया कि यहाँ से शासन बेहतर तरीके से हो सकता है। और मगध की सीमा चूंकि मालवा तक विस्तारित हो चुकी थी, इस संदर्भ में शिशुनाग के द्वारा जो कैपिटल बनाई जाएगी वो वैशाली बना दी जाएगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो भैया इनके बारे में इतना ही तथ्य है। और बाकी पुराणों में देखो इनको छत्री कहा जाता है। पुराणों में शिशुनाग को क्या बोला गया है? छत्री कहा गया है। अब जो वत्स महाजनपद देख रहे हो, और ध्यान से देखो, इसी में ही समझो, मैप में ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ये जो वत्स महाजनपद था जिसको अवंती ने एक बार पराजित कर दिया था, तो ये वत्स महाजनपद को कौन छीनेगा? बोले वत्स महाजनपद को शिशुनाग हथियाएगा। ठीक है, अभी तक देखो ये क्षेत्र तो पूरा अपना हो चुका है, हो चुका है ना। अब इसको भैया यहाँ तक वत्स को कैसे कब्जा करना है? बोले वत्स पर कब्जा किया जाएगा शिशुनाग के द्वारा। तो एकदम करीब पहुंच गए। अवंती देख रहा है भाई, बहुत करीब आ गए हो तुम। ठीक है, अवंती इधर से देख रहा है चुपचाप से, बहुत करीब आ गए हो। तो अब चूंकि यहाँ तक पहुंच गया है भैया, वत्स पर भी युद्ध के माध्यम से कब्जा कर लिया है किसने? शिशुनाग ने। ठीक, तो शिशुनाग के द्वारा वत्स पर अधिकार किया जाएगा। और इसी के समय ही अवंती से भी टकराहट हो गई, तो अवंती का भी विलय कर लिया जाएगा। ठीक, क्लियर एकदम। तो भैया शिशुनाग के समय ही अवंती का विलय कर लिया जाता है। यहां तक की कहानी स्पष्ट हुई। चलो फिर आगे आते हैं, कालाशोक पर आते हैं। तो कालाशोक के बारे में समझो। कालाशोक को बेसिकली दिव्यावदान और पुराणों में काकवर्ण कहा जाता है। ध्यान है ना, ये चीजें जो बताई जा रही है ना, ये फैक्ट, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, कालाशोक को दिव्यावदान और पुराण में क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है। का से कालाशोक, का से काकवर्ण, ऐसे भी कनेक्ट कर लेना तो याद रहेगा। फिर भाई दूसरी बौद्ध संगीत किसने कराई थी? यही कालाशोक ने कराई थी। पहली बोली पहली अजातशत्रु ने कराई थी, दूसरी कालाशोक ने कराई थी, तीसरी अशोक ने कराई थी, चौथी कनिष्क ने कराई थी। नहीं याद है? अगर एक के याद है कि नहीं? बोले एक के याद है। ए मतलब अजातशत्रु, के मतलब कालाशोक, ए मतलब अशोक, का के मतलब कनिष्क, याद है? तो बोले भैया दूसरा के आ गया है, मतलब कालाशोक। तो कालाशोक के द्वारा ही दूसरी बौद्ध संगीत कराई गई थी। और राजधानी फिर से पाटलिपुत्र बना दी जाएगी। ठीक है, बोले भैया देखो शिशुनाग जो है राजधानी वैशाली बनाए थे पाटलिपुत्र से बदलकर, और फिर जब कालाशोक आएगा
तो फिर से भैया वैशाली से बदलकर क्या बना देगा, पाटलिपुत्र बना देगा। क्लियर है। तो राजधानी परिवर्तन जिन शासकों ने किया है वो राजधानी परिवर्तन भी पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलो भाई, ये हो गया कालाशोक के बारे में। दूसरी बौद्ध संगीत ये तो पढ़ ही लिया, समझ लिया। नेक्स्ट चला जाए, नंद वंश आते हैं। शिशुनाग वंश की कहानी हो गई, दो बौद्ध संगीतें हो गई। पहली बौद्ध संगीत किसने कराई, अजातशत्रु ने। दूसरी बौद्ध संगीत किसने कराई, कालाशोक ने। ठीक है, दो बौद्ध संगीत भी यहाँ पर क्लियर होती हैं मगध साम्राज्य के प्रारंभिक दौर के जब पढ़ेंगे हम लोग। फिर तो अब अशोक मौर्य काल की बात आएगी जो तीसरी बौद्ध संगीत होगी। अब नंद वंश पर आते हैं। तो नंद वंश में जो शासक हुए संस्थापक महापदम नंद, इनसे भी क्वेश्चंस खूब बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको समझेंगे। फिर घनानंद आएंगे, क्योंकि घनानंद तो अंतिम ही रहेंगे आपके नंद वंश के शासक। इसके बाद घनानंद को ही पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ती है। इसमें चाणक्य जी का योगदान रहता है। ठीक है, मतलब चाणक्य जी अपना रोल निभाएंगे कि कैसे घनानंद को जो है हटाया जाए, एकदम अयोग्य हो चुका है एकदम। ठीक है, तो बोले पहले नंद वंश को देखते हैं। महापदम नंद के द्वारा जो नींव डाली गई, तो महापदम नंद जो है नंद वंश के संस्थापक रहे हैं। और इसके साथ साथ इनके ही मित्र थे, पीछे बताया ना, पाणिनि साहब। ठीक है, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, और इन्होंने ना महाजनपद कितने बताए थे, 22 महाजनपद बताए थे। किसके मित्र थे, महापदम नंद के मित्र थे, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की है। क्लियर। अब इनके बारे में प्रश्न कुछ बनते हैं, जैसे महाबोधि वंश जो है इन्हें उग्रसेन कहता है। देखो समझो ध्यान से, इनको जो टाइटल या इनके जो उपनाम थे, या इनको साहित्य में भिन्न भिन्न नामों से जाना गया, ये आपके महापदम नंद में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप जरूर इसको ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले तो इनकी जो उपाधि थी एकराट की। एकराट की उपाधि कौन लेता था, पीछे समझाया था, जो भैया चारों दिशाओं में विजेता रहता, चारों दिशाओं का जो विजेता रहता था, वही एकराट की उपाधि लेता था, चक्रवर्ती कहलाता था। ठीक है, तो एकराट और चक्रवर्ती शासक की उपाधि कौन ली, महापदम नंद ने ली। ठीक है, दूसरा है, प्रश्न पूछा जाता है कि महाबोधि वंश, इसमें इन्हें उग्रसेन कहा गया। क्या कहा गया, उग्रसेन कहा जाता है। फिर उसके बाद में भाई जो आपका परशुराम का अवतार, बोले अपरशुराम या भार्गव, ये क्या है, बोले परशुराम का अवतार है। क्यों है, अभी समझो, ये भी समझ में आएगा। जैसे इन्होंने जो टाइटल लिया था सर्व छत्रांतक, मतलब सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। ठीक है, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, इस संदर्भ में इसने अपने आप को सर्व छत्रांतक बोला। और इसी के बाद इसने एक राट की उपाधि भी ली, चक्रवर्ती शासक की उपाधि ली। क्लियर है। तो सर्व छत्रांतक बोले, इसी संदर्भ में यहाँ पर परशुराम का अवतार भी बोला गया इसको, क्योंकि परशुराम भगवान ने भी क्या किया था, सभी क्षत्रियों का अंत किया था कि नहीं, पृथ्वी को क्षत्रिय से मुक्त किया था। याद है कि नहीं ऐसा, तो इसी संदर्भ में कनेक्ट किया जाता है परशुराम के अवतार से, और सर्व छत्रांतक बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। और क्षत्रियों का जो नाश किया था, क्षत्रियों का नाशक रहा था किसकी मदद से, एक बार प्रश्न पूछा गया है कि सर्व छत्रांतक जो टाइटल लिया था, अर्थात क्षत्रियों का जो नाशक रहा था, उसमें किसकी मदद से किया था इसने, तो कल्पक की मदद से किया था। कल्पक जैन की मदद से इसने क्षत्रियों का नाश किया था। इसके बाद इसने टाइटल लिया था सर्व छत्रांतक। ठीक है, क्या टाइटल था, सर्व छत्रांतक। क्लियर। और पुराण जो है इसको शूद्र बोलते हैं। ठीक है, पुराणों में इसको क्या कहा गया है, शूद्र कहा गया है। पुराण क्या कहते हैं, शूद्र कहते हैं। महाबोधि क्या कहता है, उग्रसेन कहता है। और इसने एकराट चक्रवर्ती शासक की उपाधि ली और अपने आप को सर्व छत्रांतक कहता था। और इसने क्षत्रियों का नाश किसकी मदद से किया था, कल्पक जैन की मदद से किया था। इतनी कहानी क्लियर हुई। इतनी सारी बातें आपकी महापदम नंद को लेकर पूछी जाती हैं, जो नंदवंश का संस्थापक था। अब बात आएगी ना हाथी गुफा अभिलेख की, आगे चर्चा आएगी। चेदी वंश पढ़ते ही हो, तो चेदी वंश में ही आपके हुए खारवेल साहब। ठीक है, चेदी वंश का शासक हुआ खारवेल। और इस वंश की और राजा खारवेल की जानकारी का एकमात्र ही पुरातात्विक स्रोत है, कौन सा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख। और इसी हाथी गुफा अभिलेख में उड़ीसा के इस साम्राज्य की, इस वंश की जानकारी तो मिलती ही मिलती है, लेकिन इसके साथ एक जानकारी और मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख में ही खारवेल ने बताया है कि यहाँ पर एक नंद वंश का शासक आया जिसने हमला किया, जिसका नाम था महापदम नंद। ठीक है, उसने कलिंग की विजय की थी, समझना, उसने कलिंग की विजय की थी और वहां पर नहर का निर्माण भी कराया था। इसके साथ साथ वहां से जिन की प्रतिमा ले गया था, मतलब अपनी विजय के प्रतीक के रूप में वहां से जिन की प्रतिमा लाता है। कौन, महापदम नंद। ये सारी कहानी कहां पर मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। ठीक है, ये सारी कहानी हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है, आगे पढ़ने को मिलता ही है जब अभिलेखी साक्ष्य। बेसिकली उड़ीसा का जो वंश था ना, चेदी वंश, इसकी इकलौती जानकारी यही आपका है, जो अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख यही देता है। ठीक है, और इसमें महापदम नंद के बारे में लिखा गया है कि भैया केवल अशोक नहीं, अशोक के पहले भी एक राजा आया था नंदवंश से, महापदम नंद, जिसने कलिंग की विजय की थी, नहर का निर्माण कराया था और वहां से जिन की प्रतिमा ले गया था। और यही जिन की प्रतिमा वापस जो है भैया खारवेल लेकर आएगा वहां से। ठीक है, समझ में आया, यही पूरी कहानी वहां पर मेंशन है। क्लियर हो गई। चलो भाई,
अब देखते हैं घनानंद के बारे में। महापदम नंद को लेकर इतने प्रश्न बनाए जाते हैं। घनानंद पर आते हैं, जो आपके नंद वंश के अंतिम शासक रहे। इसी के साथ में जो महाजनपद काल था, इसके भी अंतिम शासक की पूरी कहानी हो जाएगी क्लियर, ठीक है। तो घनानंद पर आए, अंतिम शासक रहे। इसके साथ यूनानी ग्रंथ में इनको अग्रमीश कहा जाता है, उग्रसेन का पुत्र, ठीक है। उग्रसेन कौन था? महापदम नंद। तो उग्रसेन का पुत्र बेसिकली अग्रमीश कहलाता है। क्लियर हो गई बात? चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। तो आगे बेसिकली इनके बारे में जेनोफोन में धनाढ़ व्यक्ति कहा गया, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य करेंगे, उसकी कहानी क्या है इसको भी समझ लो। उसके बाद घनानंद के समकालीन ही सिकंदर रहा है, ठीक। जैसे अब सिकंदर रहा है, ये तो कहानी तब समझ में आएगी ना जब अभी सिकंदर का आक्रमण देखेंगे। यहीं पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ना विदेशी आक्रमण को भी समझ लेंगे, लगे हाथ विदेशी आक्रमण, क्योंकि इसी के समय पैरेलल जो नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है ना, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, यहाँ पर विदेशी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण भी हो चुका था। और जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा था तो यहाँ जो नंद वंश का अंतिम शासक है ना, घनानंद ही बैठा हुआ था, ठीक है। तो बोले ये कहानी पैरेलल चल रही है, यहाँ घनानंद शासन कर रहा है, वहां पर सिकंदर उधर आक्रमण कर रहा है, उत्तर पश्चिम की सीमा पर। झेलम नदी के आगे आपका चिनाब और व्यास नदी तक आ चुका है। सिकंदर की सेना कहां तक पहुंच चुकी है, दिख रही है कि नहीं? नहीं दिख रही है तो सोचो, विजुलाइज करो। जब यहाँ घनानंद शासन कर रहा है तो सिकंदर की सेना उधर व्यास नदी तक पहुंच चुकी है भाई, ठीक है। तो सिकंदर का समकालीन इधर नंद वंश में शासक कौन था? घनानंद था। क्लियर है? अब बोले देखो घनानंद की कहानी क्या है, सिकंदर के आक्रमण की कहानी क्या है, और चाणक्य इनकी मदद क्यों कर रहा है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य मदद क्यों कर रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य तो भैया कहां से आ गए, एंट्री कहां से मारेंगे, और चाणक्य कहां भैया इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? चाणक्य इसलिए कर रहे हैं, देखो समझो, यहाँ कहानी समझ में आएगी। सिकंदर जब आक्रमण कर रहा था, भारत की जब उत्तर पश्चिमी सीमा देखोगे तो वहीं पर तक्षशिला आपको दिखाई देगा, दिखता है कि नहीं? हाँ वही तक्षशिला। तो तक्षशिला वैसे तो देखो साम्राज्य से बाहर था, लेकिन होता क्या है, जब सिकंदर इधर से आक्रमण करेगा तो इधर डर होगा कि भाई इस क्षेत्र को भी कब्जा कर लिया जाएगा। तो यहीं से एक ब्राह्मण थे चाणक्य महोदय। चाणक्य महोदय कहेंगे कौन है ऐसा राजा भारत में जो इस आक्रमण को रोक सके, ठीक है, सिकंदर के हमले को कमजोर कर सके। तो पूरे भारत में उनको, उत्तर भारत में घनानंद दिखाई देता है। तो ये घनानंद के दरबार पहुंच जाते हैं। जैसे ही दरबार पहुंचेंगे तो घनानंद कहेगा हु आर यू, है ना, आई डोंट नो यू, ठीक। तो ये फिर उसको राजा के बताते हैं, कर्तव्य बताते हैं कि राजा के सामने समस्त प्रजा प्रजा होती है, ठीक है, सभी प्रजा सुरक्षित रहनी चाहिए, राजा का कर्तव्य होता है। लेकिन घनानंद भैया कहाँ समझने वाला, घनानंद इनका अपमान करता है, अपमान करेगा और फांसी की सजा बोल दिया जाएगा। लेकिन फांसी की सजा नहीं होती है, ठीक है, रोक दिया जाता है, क्योंकि कोई ब्राह्मण आया है दरबार में मदद करने, ठीक, उनके दरबारी के द्वारा बोला जाएगा कि भाई एक ब्राह्मण आया है मदद मांगने, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। वहीं पर अपनी जो है चोटी खोलते हैं, ये बोलते हैं ये ब्राह्मण चोटी तभी बांधेगा जब तुम्हें राजगद्दी से हटा देगा, ठीक। तो वहां से भैया चाणक्य भैया निकल जाते हैं, ठीक है, चाणक्य जी निकल जाते हैं। तो रास्ते में उनको एक बालक मिलता है जो एक तरीके से गेम हो रहा होता है, एक खेल हो रहा होता है, जिसमें वो बार बार राजा बनना होता है। तो उसका पोटेंशियल देख करके वो बच्चे को ले जाते हैं, शिक्षित करते हैं तक्षशिला में, और वहां शिक्षित करने के साथ में उसको बोलते हैं हम इसी को तैयार करेंगे, अगला राजा बनाएंगे। कहाँ का? मगध का। समझना यहाँ पर उसके पोटेंशियल को देखते हुए। और उनकी रणनीति ये रहती है जब सिकंदर आक्रमण करेगा तो सिकंदर की मदद करेंगे, मदद करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, और पहुंचने के साथ ही क्या करेंगे, पहुंचने के साथ ही हम उस क्षेत्र पर कब्जा करेंगे, अब घनानंद को निकालकर अपने अपमान का बदला लेंगे। ये उनकी पूरी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी, खूंखार स्ट्रेटजी जो बनाकर रखे हुए होते हैं। अब देखो होता क्या है, सिकंदर, यहाँ से एंट्री होगी सिकंदर की। तो सिकंदर आक्रमण करते हुए आ रहा था उधर से, ठीक। देखो भाई सिकंदर का हमला यहीं पर देख लिया जाए, रुको अभी सिकंदर का हमला रोकते हैं, पहले विदेशी आक्रमण देखते हैं, तो सिकंदर का हमला भी समझ में आएगा और चाणक्य की कूटनीति समझ में आएगी यहाँ पर, ठीक, कि कैसे फेल होती है। देखो जब विदेशी आक्रमण होता है तो विदेशी आक्रमण में पहला हमला होता है ईरानी। सबसे पहला अगर विदेशी आक्रमण पूछा जाएगा तो दो तरीके के एक तो विदेशी हमला है, ईरान जो ईरान का क्षेत्र है, जो पर्शिया, ठीक है, जो आप पर्शिया का साम्राज्य, जो साम्राज्य देखते हो, पर्शियन एम्पायर समझते हो ना, सुनते हो ना, बहुत विशाल का क्षेत्र में था, तो हकमनी ही साम्राज्य था। जो हकमनी साम्राज्य था ईरानी, ठीक है, यहाँ पर साइरस प्रथम के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और भारत पर आक्रमण करने वाला अगर आपसे पूछा जाए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी आक्रमण हुआ है, और किसने किया था? साइरस द्वितीय ने किया था। किसने किया था? साइरस द्वितीय ने। साइरस प्रथम मत मार देना, साइरस प्रथम तो संस्थापक था, और साइरस द्वितीय जो है भारत पर आक्रमण करता है। इसके बाद भैया समझो, इसके बाद आगे शासक हुआ डेरियस प्रथम, या दारा प्रथम भी बोला जाता है, या तो डेरियस प्रथम लिखा होगा या दारा प्रथम लिखा होगा। ये क्या करता है, देखो इसके जो हकमनी साम्राज्य में पूरा आप ईरान का क्षेत्र देखोगे तो वहां पर 19 प्रांत हुआ करते थे, ठीक। तो वहां से जो है आप हिस्ट्री के पिता कौन बोले जाते हैं, इतिहास के पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस के द्वारा लगातार बताया जाता था कि तुम्हारे ना पूरब में एक क्षेत्र है भारत जैसा, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, बहुत समृद्ध क्षेत्र है। तो ऐसी लगातार जानकारी दी जाएगी, प्रांत की जानकारी दी जाएगी। तो वहां का शासक हुआ ईरानी डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। ये पंजाब और सिंध, ये जो आप उत्तर पश्चिम का क्षेत्र देखोगे, यहाँ पंजाब और सिंध के क्षेत्र को विजिट कर लिया जाएगा, किसके द्वारा? डेरियस प्रथम के द्वारा।
और इतना रिसोर्स इसको मिलता था इस क्षेत्र से डेरियस प्रथम को कि ये अपना 20वां प्रांत बना लेगा। तो ईरान का 20वां प्रांत बना था एक समय के लिए पंजाब और सिंध का क्षेत्र, ठीक है। तो ये ईरानी हमले की जानकारी है, ये ईरानी हमले की बात है, क्लियर। तो ईरानी हमले में साइरस द्वितीय का हमला, ये भारत पर पहला आक्रमण था, विदेशी आक्रमण था। और डेरियस प्रथम जो दारा प्रथम था, इसने पंजाब और सिंध को जब जीता, तो पंजाब और सिंध को जीतने के साथ इसने ईरान का 20वां प्रांत भी इसको बना लिया, ठीक है। तो ये अभी तक हमने ईरानी हमले की बात पढ़ी। लेकिन भैया इसी समय आप समझिए मकदूनिया का एक शासक था सिकंदर, ठीक है, जो यूनानी आक्रमण था, यूनानी आक्रमण था। तो इसने जब ईरानी इधर साइड में आक्रांताओं को पराजित किया, और पराजित करते हुए ये भारत की ओर बढ़ रहा था, और यही आक्रमण से भयभीत थे कौन, चाणक्य महोदय, ठीक है। बोले ये हमला करेगा ही, भारत की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो भैया सिकंदर का आक्रमण भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कब होता है, 326 बीसवीं में, ठीक है, बीसवीं बता रहे, 326 बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आ चुका है, एंट्री मार चुका है। अब एंट्री मारेगा तो कैसे मारता है, देखो भाई, सबसे पहले ये उत्तर पश्चिम की सीमा पर एंट्री मारेगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम की सीमा पर एंट्री मारेगा तो पहले भैया कहां, बोले पहले इधर साइड में पहाड़ियों से पार करता हुआ, अफगानिस्तान की पार करता हुआ इधर आएगा। और भारत के संदर्भ में कहां पर प्रश्न पूछा जाता है, भारत के संदर्भ में पूछा जाता है जब झेलम नदी के पास आता है, याद आ रहा है, सिंधु नदी को क्रॉस करेगा, और सिंधु नदी के बाद जब झेलम नदी पर आएगा, झेलम नदी को जब क्रॉस करेगा, ठीक, समझना, भूगोल भी समझते हुए चलना, ठीक। जब भैया झेलम नदी को क्रॉस करेगा तो यहीं पर एक राजा था पोरस, कौन, बोले राजा था पोरस, पोरस यहाँ पर शासन कर रहा होता है। और ये पोरस के साथ में टकराव होगा सिकंदर का, भीषण टकराहट होती है। राजा पोरस भी बहुत बेहतरीन तरीके से एक राजा की तरह लड़ते हैं, और अंततः पराजित होते हैं, ठीक है, आखिरी में पराजित होते हैं, लेकिन भीषण तरीके से लड़ाई होती है, बढ़िया एकदम धुआंधार तरीके की। तो भैया चलो ठीक है, पराजित होकर के सिकंदर के द्वारा कहा जाएगा बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो राजा पोरस कहेंगे वही सलूक करना चाहिए जो एक राजा के साथ किया जाता है, ठीक है। इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, और सिकंदर जो है उसके साम्राज्य पर अधिकार नहीं करेगा, उसके साम्राज्य को वापस सम्मान वापस लौटा देगा राजा की तरह, ठीक है, समझ में आया। तो ये कहानी क्या थी, ये कहानी थी भैया झेलम नदी के पास की, और इस युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है, ठीक। सिकंदर ने एंट्री कर दी है भारत में, समझना बात को। अब उत्तर पूर्व के भारत के उत्तरी क्षेत्र में है, झेलम नदी बह रही है, झेलम नदी को पार करते हुए झेलम और चिनाब के बीच में ही एक राजा हुआ पोरस, इसके साथ हाइडेस्पीस का युद्ध होता है। हाइडेस्पीस युद्ध किसके किसके बीच हुआ, सिकंदर वर्सेस पोरस के बीच में हुआ। कहां पर हुआ, बोले झेलम नदी के तट पर हुआ, ठीक है, समझे, झेलम नदी के तट पर हुआ। और क्या हुई कहानी वो भी समझ में आई। अब इसके बाद भैया वापस करके जब और आगे बढ़ेगा, अब ऐसा तो नहीं रुक जाएगा भैया, आगे बढ़ेगा, ठीक है, चिनाब को क्रॉस करेगा और फिर आपका व्यास नदी के तट पर पहुंचेगा। व्यास नदी के तट पर ध्यान रखना, व्यास नदी के तट पर पहुंचेगा, यहीं से थोड़ी बहुत उसको जानकारी होगी। एक तो क्लाइमेट चेंज हो जाती है, ऊपर ठंडी ठंडी है एकदम, सैनिक भी बढ़िया ठंडे ठंडे माहौल में आ रहे थे। अब जैसे इधर एंट्री मारेंगे गरम गरम लू चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, गरम गरम लू चलनी शुरू होगी, परेशान भैया कहेंगे अरे यार इस क्लाइमेट में कैसे सर्वाइव करेंगे। दूसरा भैया भारत के एक ही वीर से अभी टकराए थे, राजा पोरस से, इनको कहानियां सुनने को मिलेंगी भैया। उधर घनानंद बैठा हुआ जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में सेना में हाथी है, हाथियों से कुचल देता है वो, है ना, बड़ी बड़ी सेनाओं को। अब यहां से भयभीत होंगे, यहां से डरेंगे, डरेंगे तो सैनिक क्या करेंगे, सिकंदर के जो सैनिक होते हैं वो व्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर देंगे, ठीक है। बोले यहां से व्यास नदी को क्रॉस करने से मना करेंगे, बोले कि चलो रिटर्न करते हैं यहां से। तो भैया एक प्रश्न बनता है, कहां से व्यास नदी से रिटर्न हो जाते हैं वापस, नहीं बढ़ते हैं उधर। और उधर कौन शासन कर रहा था सिकंदर का समकालीन, बोले घनानंद था। और यहीं पर चाणक्य की स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, क्यों, क्योंकि चाणक्य भैया बैठे हुए थे इधर कि देखो भाई चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करेंगे, सिकंदर को ले चलेंगे उधर, घनानंद से जब टकराएगा तो भैया मिलकर के चाणक्य कह रहे थे हम जो है सिकंदर के साथ मिलकर के इसको हटाएंगे, पराजित करेंगे, और चाणक्य को क्या करेंगे, अगला राजा बना देंगे। अब यहाँ पर धोखा दे दिया, पहले तो सिकंदर के जो सैनिक थे उन्होंने धोखा दिया, और सिकंदर भी यहाँ से वापस फिर लौटने की योजना बना देगा, समझ गए। तो ऐसे चाणक्य का प्लान फेल होगा, लेकिन प्लान बी पर काम करेंगे, चाणक्य शांत नहीं बैठेंगे, प्लान बी पर काम करेंगे। राज्य के भीतर घुसेंगे, कूटनीति फैलाएंगे, कूटनीति फैला करके क्या करेंगे, कूटनीति फैला करके धीरे चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री मारेंगे, ठीक है। फिर युद्ध लड़ाएंगे, भीतर आंतरिक जो है कलह पैदा कर देंगे, आंतरिक मतभेद गुटबाजी पैदा कर देंगे, अंदर ही क्या करेंगे, फूट डाल देंगे, ठीक है, शासन के भीतर, और घनानंद को बाहर निकालेंगे चाणक्य, क्लियर है, और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठा लेंगे, और यहाँ से मौर्य साम्राज्य की एंट्री होने वाली है, समझ में आया। तो विदेशी आक्रमण को लेकर के प्रश्न बनेगा जब, सिकंदर का आक्रमण कब हुआ, बोले पोरस के राजा के साथ वितस्ता नदी अर्थात झेलम नदी पर जो विजय हुई, विजय के बाद करता है क्या, ये प्रश्न बनता है कि यहाँ पर ना दो नगर बसाए गए, एक तो निकैया नगर, दूसरा बाऊकेफला, बाऊकेफला या बुकाफेला कुछ भी लिख के आ जाए, क्योंकि उसके घोड़े का नाम क्या था, बुकाफेला नाम था, ठीक है। तो उसके घोड़े का नाम बुकाफेला था, उसी के नाम पर उसने एक नगर बसाया, बाऊकेफला या बुकाफेला। दूसरा नगर कौन सा था, निकैया नगर था, ठीक है। तो ये सिकंदर के द्वारा ये नगर आपके बसाए जाते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जब वो एंट्री मार रहा था तो इसी क्षेत्र में कई छोटे छोटे गणराज्य थे,
एक गणराज्य था, एक एक क्षेत्र था, बेसिकली अस्वक। कौन सा? ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बना है। जब सिकंदर हमला कर रहा था ना, तो एक गणराज्य था अस्वक गणराज्य, ठीक है। इस अस्वक गणराज्य को लेकर कहानी यह है कि यहाँ पर सारे पुरुषों को पहले सिकंदर के द्वारा मार दिया जाएगा। फिर यहाँ की जो स्त्रियां होती है ना, वो स्त्रियां सब अपने हाथों में अस्त्र ले लेती हैं। तो पूछा जाता है कि कौन सा गणराज्य था जिसकी कैपिटल क्या थी? मस्सग थी। ध्यान रखना इस चीज को। नाम था गणराज्य का अस्वक, इसकी राजधानी थी मस्सग। क्या नाम था? मशग। तो ये मशग जो कैपिटल है, या बेसिकली अस्वक जो गणराज्य था, यहाँ पर पहला ऐसा गणराज्य है जहां पर महिलाओं ने शस्त्र अपने हाथ में ले लिए और फिर महिलाओं का भी कत्लेआम कर दिया गया था यहाँ पर सिकंदर के द्वारा। इसीलिए प्लूटार्क, जो प्लूटार्क के बारे में सुना होगा ना, प्लूटार्क ने इसे सिकंदर की जो कीर्ति थी, सिकंदर ने जो विजित किया था, उस कीर्ति में ये काला धब्बा था, क्योंकि यहाँ महिलाओं पर अस्त्र उठाया गया था, महिलाओं को का कत्लेआम किया गया था। कहां पर? इस अस्वक गणराज्य में। तो अस्वक गणराज्य जिसकी कैपिटल मस्सग हुआ करती थी, जब सिकंदर एंट्री कर रहा था, बेसिकली बहुत सारे ट्राइबल समूह थे, तो वहां पर ये जो गणराज्य था, यहाँ पर पुरुषों को जब खत्म कर दिया जाएगा, तो यहाँ की महिलाएं अपने हाथों में अस्त्र उठा लेंगी सिकंदर की सेना के विरुद्ध, और सिकंदर की सेना के द्वारा उन महिलाओं का भी कत्लेआम कर दिया जाता है। तो इसीलिए प्लूटार्क ने इसको सिकंदर की कीर्ति पर काला धब्बा भी कहा है, ठीक है। तो ये कहानी है पूरी विदेशी आक्रमण में जो सिकंदर का आक्रमण था उसको लेकर के। महाजनपद काल में आपकी घनानंद तक की कहानी क्लियर हुई। घनानंद के ही समकालीन उधर सिकंदर भैया आक्रमण कर रहे थे, अब सिकंदर भैया भी रिटर्न कर चुके हैं, चाणक्य जी एंट्री कर चुके हैं। अब चाणक्य जी जो है एंट्री करेंगे अपने प्लान बी के साथ। बोले ये वाला प्लान तो फेल हो गया, सिकंदर धोखाधीश, ठीक है। अब सिकंदर जब धोखा देगा तो ऐसा तो है नहीं चाणक्य अपनी बदला नहीं लेंगे। भाई ब्राह्मण आदमी, उनका अगर अपमान किया गया है भरी सभा में, तो अपमान का बदला तो लेंगे ही लेंगे। अब जो अपमान का बदला लेंगे, तो अपमान का बदला लेते ही वो क्या करेंगे? घनानंद को निकाल कर बाहर करेंगे और महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेंगे। मौर्य वंश की एंट्री होने वाली है। पहले यहां तक जो पढ़ लिए हो, इस पढ़े हुए भाग से अब लगाओ भैया मिनी टेस्ट, बढ़िया से एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त तरीके से रिवीजन करो, मिनी टेस्ट लगाओ, फिर अगले दिन जब जैसे शेड्यूल है, शेड्यूल के अनुसार शुरू करेंगे मौर्य वंश। बताना भाई कैसा लगा, कहानियों के तहत मजा आया कि नहीं तथ्यों के साथ। धन्यवाद।